नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। पीएम मोदी ने 4 दिवसीय छठ पूजा के शुभ समापन पर देश भर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही पीएम मोदी ने सभी श्रद्धालुओं की भलाई और समृद्धि की प्रार्थना की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए समर्पित त्योहारों के सफल समापन पर अपनी खुशी व्यक्त की है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज भगवान सूर्य देव को प्रातः कालीन अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ के महापर्व का पावन समाप्त हो गया है। इस 4 दिवसीय अनुष्ठान के दौरान हमने छठ पूजा की अपनी भव्य परंपरा की दिव्य झलक देखी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने छठी मैया के भक्तों और उत्सव मनाने वालों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी व्रती भक्तों और श्रद्धालुओं के साथ इस पावन पर्व का हिस्सा बने हमारे सभी परिवारजनों को हार्दिक बधाई। छठी मैया की असीम कृपा आप सभी के जीवन को सदैव अलौकिक रखे। देश भर में श्रद्धालुओं ने उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया, जो छठ पूजा के समापन का प्रतीक था। हजारों लोग नदियों, तालाबों और घाटों पर एकत्रित हुए और उन्होंने अनुष्ठान किया और समृद्धि और कल्याण का आशीर्वाद मांगा। राष्ट्रीय जनता दल नेता और बिहार चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव आज शाम 4 बजे विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी करेंगे। महागठबंधन ने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। महागठबंधन के सभी दलों के बीच इसे लेकर सहमति बन चुकी है। तेजस्वी ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 29 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और दरभंगा से शुरू करेंगे चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत की है। सोमवार को आरजेडी ने इंडिया ब्लॉक उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय नामांकन दाखिल करने वाले अपने 27 नेताओं को भी निष्कासित कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान के मुताबिक निकाले गए नेताओं को पार्टी की प्राइमरी सदस्यता से भी सस्पेंड कर दिया गया है। बयान में कहा गया है कि आरजेडी के इन नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब की जब पाया गया कि वे आरजेडी या महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। निकाले गए विधायकों में छोटे लाल राय और मोहम्मद कामरान शामिल हैं। 4 पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, अनिल साहनी, सरोज यादव और अनिल यादव और पूर्व एमएलसी गणेश भारती को भी सस्पेंड कर दिया गया है। निकाले गए अन्य प्रमुख नेताओं में रितु जायसवाल, अक्षय लाल यादव, राम सखा महतो, अवनीश कुमार, भगत यादव, मुकेश यादव, संजय राय, कुमार गौरव और राजीव कुशवाहा शामिल हैं। आरजेडी के जो 27 नेता थे उनको भी निष्कासित कर दिया गया है और आज महागठबंधन अपना घोषणा पत्र भी जारी करेंगे। इस खबर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जुगनू यादव जी आरजेडी से। जुगनू जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद। 27 लोगों को निष्कासित कर दिया गया है, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं और आपके चैनल पे जितने सदस्य हैं, जितने सभी को मैं बधाई देता हूं और छठ महापर्व की समाप्ति के शुभ अवसर पर पूरे समस्त दर्शक भाई बहनों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जी। और बहुत शुभ दिन जो है सो ये सवाल आपने किया है जी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई सिद्धांत से भटकता है, किसी व्यक्ति भी किसी सेक्टर का व्यक्ति हो, आप लोग जर्नलिज्म से हैं, हम लोग जो है सो जन सेवा से हैं और कार्यपालिका से भी जो लोग हैं या विधायिका से, न्यायपालिका से कोई भी हो, तो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। और पार्टी का सिद्धांत सबसे बड़ी चीज होती है, पार्टी की जो सिद्धांत होती है, और पार्टी के सिद्धांत से जो खिलवाड़ करता है वो चाहे कोई हो, कितना हो शक्तिशाली क्यों न हो, उसको पार्टी से स्वतः बर्खास्त कर देना ही उचित होता है। और उन लोगों को मैं तो ये मांग करता हूं अपने नेता से कि उन लोगों को लाइफ टाइम पार्टी से अलग रखा जाए, जिन लोगों ने पार्टी की विचारधारा को ठेस पहुंचाने का काम किया है जी। लेकिन जुगनू जी, एक सवाल ये भी तो उठता है कि उनकी कुछ तो डिमांड रही होगी जिसके कारण इतना बड़ा निर्णय उन्होंने भी लिया कि पार्टी का विरोध किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका सम्मानित चैनल है, इसके माध्यम से अपने दर्शकों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि स्वार्थ में, समाज सेवा में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती है जी। आप देखेंगे 27 लोगों को जिनको निष्कासित किया गया है पार्टी के द्वारा, वो पूर्व विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधान पार्षद हैं
या वर्तमान विधान पार्षद हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बिहार की आबादी कितनी है आपको पता ही है जी। और इतनी आबादी में वैसे लोगों को जिनको निष्कासित किया गया, उन लोगों को तो लाइफ टाइम इसका पार्टी का जो सिद्धांत है उसका अनुसरण करना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है वो स्वार्थी लोगों को पार्टी ने निकाली है। इसमें कहीं से कोई दुख की बात नहीं है। और वैसे लोग जो इस चुनाव में भी पार्टी के प्रति सिद्धांत से खिलवाड़ करेंगे, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा, तेजस्वी प्रसाद यादव, राहुल गांधी जी, इंडिया ब्लॉक के तमाम घटक दलों के विचारधारा से विपरीत अगर कोई कार्य करता है तो उसको स्वतः पार्टी से निष्कासित करना ही चाहिए। जुगनू जी, घोषणा पत्र भी आज जारी कर रहा है महागठबंधन, क्या कुछ प्रमुख बातें रहेंगी इस घोषणा पत्र में? देखिए, करीब करीब सारी बातें तो आ गई है जनहित की, लेकिन संक्षेप में मैं कुछ बताना चाहता हूं। जैसे मैं थोड़ा सा 2020 में ले जाना चाहता हूं कि माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 2020 के चुनाव के दरमियान उन्होंने एक घोषणा पत्र जो जारी की थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार के 10 लाख नौजवानों को कैबिनेट की पहली बैठक में मेरे कलम से नियुक्ति दी जाएगी जी। दुर्भाग्यवश हम लोग उस समय 2020 में प्रारंभ में नहीं आए, लेकिन संयोगवश हम लोगों को 17 महीने का अवसर मिला। तो आप लोगों को पता है, देश दुनिया को पता है कि जब 17 महीनों में जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जब सरकार पुनः बनी तो 5 लाख नौजवानों को, बिहार के 5 लाख नौजवानों को। जुगनू जी, आपसे दोबारा जुड़ेंगे, समय थोड़ा कम है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद, धन्यवाद। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 28 अक्टूबर से शुरू होगा और 7 फरवरी तक खत्म होगा। 103 दिन के प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। खास बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले बंगाल में SIR होगा, लेकिन असम में नहीं होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम थोड़े अलग हैं, इसलिए वहाँ ये प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। तो आपको बता दें, 12 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसका जो आपको बता दें 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान है। बिहार के बाद अब 12 राज्यों में भी SIR की प्रक्रिया शुरू होगी और आपको बता दें 7 फरवरी 2026 तक ये प्रक्रिया चलेगी। चुनाव आयोग का बड़ा बयान। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप चौधरी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। संदीप जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद आपका। SIR की प्रक्रिया 12 राज्यों में और होगी, कैसे की जाएगी? इतनी बड़ी जो प्रक्रिया है 12 राज्यों में, आप थोड़ा बताइए। देखिए, SIR की जो प्रक्रिया है ये सतत चुनाव आयोग की चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसमें लोगों के वोट, जो कटने वाले वोट होते हैं उनको काटा जाता है और जो बनने वाला वोट है उसको बनाया जाता है। जो त्रुटियां होती है उनको दुरुस्त किया जाता है। तो ये नई चीज नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरीके से विपक्ष इस पर हाउल्ला करता है तो सभी लोगों को लगता है कि SIR पता नहीं क्या तूफान बन के खड़ा हो गया है। लेकिन ये लगातार होने वाली चीजें हैं और मुझे लगता है अगर आप निष्पक्ष और स्वस्थ एक प्रजातंत्र चाहते हैं तो ये चीजें समय समय पर होनी चाहिए, जिनको चुनाव आयोग लगातार कराता रहता है। तो जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग ने क्लियर कर दिया है कि 12 राज्यों में अभी SIR की प्रक्रिया होगी, तो ये एक अच्छी पहल है। जिन लोगों को अपनी वोट बनवानी है वो वोट बनवा सकते हैं, जिन्हें वोट कटवानी है वो कटवा सकते हैं, और जिन्हें अपनी वोटों में कुछ करेक्शन कराना है, नाम को लेकर हो, डेट ऑफ बर्थ को लेकर हो, वो सब चीजें हो सकती हैं। संदीप जी, चुनाव आयोग ने कहा है कि असम में जो SIR है उसकी प्रक्रिया थोड़ी भिन्न होगी। थोड़ा दर्शकों को समझाइए, असम की प्रक्रिया कैसे भिन्न है और राज्यों से? देखिए, जो असम की प्रक्रिया है, एक तो आप समझ सकते हैं कि जो असम है एक पहाड़ी स्टेट है और सर्दियों का मौसम आने वाला है, तो बहुत सारी चीजें हैं। और उसके अलावा जो असम है या नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, आप उनमें ये भी मानते हैं कि कुछ बाहरी लोग जिनको
कहते हैं या किसी भी गलत तरीके से अवैध तरीके से हिंदुस्तान में जो घुसे हुए हैं उनको भी फिल्टर करना है। ऐसी शिकायतें समय समय पर मिलती रही हैं, तो कई कारण हो जाते हैं जिसमें प्रक्रिया धीमी भी हो जाती है और बड़ी सतर्कता के साथ ये चीजें करनी पड़ती है। संदीप जी, एसआईआर पे इतना बवाल हुआ, बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया हुई, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया होना तो ज़रूरी ही होता है। दर्शकों को आप समझाइए कितना आवश्यक है एसआईआर की प्रक्रिया राज्य में होना। देखिए, एफआईआर की प्रक्रिया होना बहुत जरूरी चीज है। आप देखिए, जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, किसी के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी वोट कटती भी है, उनके लिए आपने सुना होगा डेथ सर्टिफिकेट बनते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो नए लोग होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है उनकी वोट बनती भी है। लेकिन चूंकि हमारे देश में हर चीज को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाता है और उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है, या कहीं न कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से सरकारों को घेरने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए ज्यादा हाहुल्ला होता है और इस तरीके से उनको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। संदीप जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, 12 राज्यों में होगी एसआईआर की प्रक्रिया। दिवाली के बाद दिल्ली में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने का फैसला लिया गया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली के लिए एक ज़रूरत है और ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है। हम इसे दिल्ली में आजमाना चाहते हैं ताकि देख सकें कि क्या ये इस गंभीर पर्यावरणीय समस्या को नियंत्रित करने में क्लाउड सीडिंग हमारी मदद कर सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि अगर मौसम ठीक रहा तो दिल्ली सरकार आज अपना पहला क्लाउड सीडिंग ट्रायल कर सकती है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि अगर मौसम ठीक रहा तो हम क्लाउड सीडिंग ट्रायल कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ मौसम पर निर्भर करता है। बता दें कि हर साल दिल्ली में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही हवा में जहर घुलने लगता है। बात अगर प्रदूषण की करें तो केंद्रीय प्रदूषण और नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सुबह AQI 305 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। और आपको बता दें, जो दिल्ली सरकार है वो दिल्ली में कृत्रिम बारिश का ट्रायल करने जा रही है। और आपको बता दें, AQI आज 302 दर्ज किया गया और सर्दी की शुरुआत होते ही AQI लेवल दिल्ली में और NCR में बढ़ जाता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया है कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश कराई जाए, जिससे AQI में और प्रदूषण में कुछ राहत मिल सके। और आपको बता दें, यह पहला ऐसा टेस्ट है जो होने जा रहा है और इसी के साथ दिल्ली में आज हो सकती है कृत्रिम बारिश, ऐसा बोला है सीएम रेखा गुप्ता ने। दिल्ली के बाद से ही AQI की स्थिति जो है बहुत ख़राब है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है दिल्ली वासियों के लिए और NCR वासियों के लिए। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आज हो सकती है कृत्रिम बारिश। कृत्रिम बारिश का पहला ऐसा टेस्ट है जो दिल्ली में होने जा रहा है। और आपको बता दें, दिवाली के बाद से ही ये AQI खराब स्थिति में बना हुआ है। और आपको बता दें, कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। चक्रवात मोंथा की आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की शुरुआत हो गई है। जैसे जैसे तूफान ज़मीन के पास पहुंचेगा और तेज़ होता जाएगा। आज इसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। चक्रवाती तूफान आज शाम या रात में एक भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में काकीनाडा के पास आंध्र प्रदेश के तट को पार कर सकता है। प्रशासन तटीय जिलों के निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षा परामर्श का पालन करने का आग्रह किया है। कई टीमें तैनात की गई हैं और समन्वय से काम कर रही हैं। चक्रवात मोंथा को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 72 ट्रेनों को रद्द करने की घोषणा की है। चक्रवात से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा में कई जगहों पर असर पड़ने की आशंका है। और आपको बता दें, मौसम वैज्ञानिक SN पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। नमस्कार। मोंथा का क्या स्टेट, अभी अगर हम बात करें आपसे तो क्या स्थिति है? देखिए, चक्रवात मोंथा आज शाम को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकराने वाला है और इसकी स्पीड 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और कई प्रदेशों में तेज हवाओं का सिलसिला जारी हो जाएगा। चक्रवाती तूफान आज तक से टकरा जाएगा और इसके कम दबाव के क्षेत्र और चक्रवाती तूफान का असर देश के बड़े हिस्से में करीब 70 से 80% तक में
से भी इसका असर पड़ेगा। यूपी में भी कल से घने बादल छाए हुए हैं और इसके साथ बुंदेलखंड से लेके मध्य प्रदेश और जितने भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले हैं सब जगह बारिश हो रही है। और अभी इसकी संभावना है कि फिर ये चक्रवात बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों पर भी इसका असर हो सकता है। इसी के साथ अरब सागर में भी एक सिस्टम बना हुआ है जो डिप्रेशन है, उसका भी अगर आपस में ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत से लेके पूर्वोत्तर के राज्यों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और कुछ महाराष्ट्र का इलाका, इन सारे इलाकों में जरूर हो सकती है और इसकी तीव्रता भी अधिक है। इसीलिए मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है प्रशासन द्वारा। जी पांडे जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां पर इस मोन्था का असर पड़ेगा? देखिए, मोन्था का असर तो अभी भारत पर ही पड़ने वाला है, बाकी थोड़ा श्रीलंका पर भी ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश पर इसका असर पड़ सकता है। बांग्लादेश पर, क्योंकि जब ये टर्न होके बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जाएगा तो इसका बांग्लादेश पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। पांडे जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। थैंक यू। पंजाब में फिर रिकॉर्ड पराली जली। सूबे में एक दिन में पराली जलाने के 147 नए मामले दर्ज किए गए, जो इस सीजन में अब तक का सबसे ज़्यादा है। पिछले साल 2024 के मुकाबले भी आज पंजाब में ज़्यादा पराली जली। साल 2024 में आज के ही दिन पराली जलाने के 138 मामले हुए थे। इस तरह से मौजूदा सीजन में पराली जलाने के कुल मामलों की गिनती बढ़कर 890 पहुँच गई है। सोमवार को सबसे अधिक पराली सीएम भगवंत मान के अपने जिला संगरूर में जली, जहां 32 मामले सामने आए, जिससे अब संगरूर जिले में पराली जलाने के कुल मामले बढ़कर 79 हो गए हैं। पंजाब में पराली के लगातार जलने से 8 शहरों का AQI येलो जोन में दर्ज किया गया है। CPCB के रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को लुधियाना का AQI 196, जालंधर का 193, अमृतसर का 157, भटिंडा का 148, पटियाला का 140, मंडी गोविंदगढ़ का 137 और रूपनगर का 116 दर्ज किया गया है। और आपको बता दें कि पराली की जो घटना है बढ़ रही है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट आशीष जी। आशीष जी, आपका स्वागत है डेली 24 भारत पर। हाँ नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आशीष जी, पराली फिर से जो उसकी घटनाएं बढ़ गई है पंजाब में, पिछले साल से ज़्यादा इस बार फिर पराली की घटना दर्ज की गई है। कैसे देखेंगे आप पराली जलने से और क्या क्या नुकसान हो रहे हैं पर्यावरण को? देखिए, ये तो अब एक बहुत बड़ा विषय है पराली जलने का और कई सालों से इस पे डिस्कशन होते आ रहे हैं और अच्छा लगा कि आपने भी इस पे बात की। देखिए, ये पराली जलने से इसमें कोई टेक्निक, ये हमारे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिनको PM 2.5 कहते हैं और PM10, ये आकाश में जाकर उसको हमारे लंग्स में जाते हैं। और अभी आपने शायद मिस्टर त्रेहन जो हमारे वेदांता के डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी ये बताया कि लंग्स में ये सब जाके हमारा पूरा ब्लैक कार्बन जल रहा है हमारे लंग्स में और बहुत बुरी तरह गंभीर बीमारियां हमारी हो रही है। और उन्होंने कोई सर्जरी की, उनको विजुअली आई से दिखा कि काला पड़ा हुआ पूरा लंग। उसके अलावा देखिए, ये पराली जलती है तो फार्मर्स के दिमाग में भ्रांति है कि ये सॉइल इंप्रूव होती है। इनफैक्ट जो उससे हीट होती है उससे सॉइल में जो जितना भी उसका न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जल जाते हैं और मतलब यील्ड कम भी होती है हमारी क्रॉप की। और इसलिए मतलब गवर्नमेंट का थोड़ा सा मुझे लगता है कि उनको उनके कई ऑल्टरनेटिव देने चाहिए, क्योंकि फार्मर के पास बड़ी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। उसको क्रॉप का जो रेसिड्यू निकलता है, गन्ना वो उगाते हैं, तो उनको अवेयरनेस भी नहीं है। दूसरा, उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं। तो इसमें पॉलिसी चेंज उनको पंजाब को साथ साथ लाना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि पिछले 5-6 साल से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर इस साल शायद बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है वो समझ में नहीं आएगा, वो आप लोगों की टीम रिसर्च कर रही है, बता रही है, तो इसको देखना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ उनको जो हमें ऐसा होता है कि वो हर साल जैसे गन्ना ही उगा रहे हैं, वो कैश क्रॉप है, तो उनको हमको समझाना चाहिए कि भी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें, अलग अलग टाइप की क्रॉप लगाएं, तो उससे ये डबल बर्निंग गन्ने की ज्यादा होती है, वो कम हो जाएगी। और बायो डिकम्पोजर बनाने की बात चली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ खरीदना भी चाह रही थी। अब वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ आप जानते हो, गाँव से ये चीजें इम्प्लीमेंट ज्यादा नहीं होती, एक तो पॉलिसी मैटर पे आ जाती है। आशीष जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने संगठित अपराध के खिलाफ एक और बड़ी जीत दर्ज की है।
कुख्यात अपराधी जगदीप सिंह उर्फ जग्गा धुरकोट को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जग्गा लॉरेंस बिश्नोई और वर्तमान में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ है। ये वही गैंगस्टर है जो सालों से विदेश में बैठकर भारत में फायरिंग, एक्सटॉर्शन और हत्या जैसी आपराधिक गतिविधियां चला रहा था। कभी पंजाब और राजस्थान में आतंक का प्राय रहा जग्गा अब अमेरिकी एजेंसी ICE की गिरफ्त में है। भारत प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसे राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में लाने की तैयारी चल रही है। कुख्यात जग्गा पंजाब के मोगा जिले के धुरकोट गांव का रहने वाला है। वो लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता रहा और बाद में रोहित गोदारा गैंग से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि जग्गा ने 3 साल पहले दुबई भागने की साजिश रची, फिर वहां से फर्जी दस्तावेजों के जरिए अमेरिका पहुंच गया। विदेश में रहकर भी उसने अपने नेटवर्क को सक्रिय रखा। वो राजस्थान और पंजाब में कई लोगों से वसूली, धमकियां और शूटआउट के निर्देश विदेश से ही देता रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक वो सोशल मीडिया और एंटी क्रैप्ट कॉल्स के जरिए गैंग के सदस्यों से संपर्क में रहता था। जानकारी के मुताबिक जगदीप सिंह पर पंजाब में दर्जन भर से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, फिरौती और धमकी जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।